तो आज के सेशन में सिंपल से लेकर के एडवांस लेवल तक का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है उसे हमें जानना है जर्नल एंट्री के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्या क्वेश्चन आ रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जो भी 11th 12th का कैंडिडेट है जब वो अपने जर्नी अकाउंट्स में स्टार्ट करता है तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि बिजनेस में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ बिजनेस से जा रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनने वाला है, यहाँ पर देखो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक भी हमारा डेबिट हो जाएगा और ये जो तुम्हारा लैपटॉप है ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इसका मान क्या मानेंगे, सबका सब रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट क्या बोलता है, बिजनेस में जो आए उसको डेबिट करो और जहाँ से आ रहा है देने वाला खुद मालिक है, मालिक अपने बुक पे अपना नाम नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनने वाला है, सारा का सारा देखो कैश यहाँ पे, बैंक यहाँ पे और कंप्यूटर हमारा डेबिट हो गया और कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इसके बाद है परचेज गुड्स इन कैश 15,000 रुपया। हमने 15,000 रुपये का नगद में माल खरीदा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब 15,000 रुपये का माल खरीदा इसका माने मेरे पास क्या आया, माल आया। और यहाँ पे परचेज जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ पर क्या बोलता है कि एक्सपेंस का वैल्यू अगर इंक्रीज़ करे तो उसको डेबिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, बट बॉट गुड्स फ्रॉम अहमद ऑन क्रेडिट 12,500 रुपया। हमने माल तो खरीदा लेकिन उधार में है, तो यहाँ पर परचेज ही होगा। अगर एक्सपेंस से इंक्रीज करे तो डेबिट, तो यहाँ पर परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा। और हम माल खरीद रहे हैं अहमद से तो उधारी है, क्रेडिट द गिवर। देने वाला माल कौन है, अहमद है। तो इसका माने यही एंट्री बनेगा, परचेज डेबिट हो जाएगा और अहमद हमारे बुक में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक लिमिटेड कितना है, 2,500 रुपया। बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं। बताओ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक बैलेंस क्या है, कहोगे एसेट। कैश क्या है, कहोगे एसेट। तो इसका माने बैंक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और कैश का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। फॉर्मूला क्या बोलता है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और कैश का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश विथड्रू फ्रॉम HDFC ATM कितना है, 5,000 रुपया। हम लोग क्या करते हैं, आज के तारीख में हर कोई ब्रांच में जा करके पैसा नहीं निकालता है, ATM से पैसा निकालता है। तो कोई भी बैंक का ATM हो, फाइनली पैसा कहाँ से घटेगा, मेरे बैंक बैलेंस से घटेगा, हमारे बैंक बैलेंस से पैसा घटेगा। तो इसका क्या माने, हमारा कैश बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो अभी जो हमने पहले जो एंट्री किया है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल से इसका यहाँ पे एंट्री बनेगा, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रहा है, कैश सेल से नगद में माल बेचा। अब जब हम नगद में माल बेचा तो बताओ कैश इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कहोगे सर जी कैश का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। जब इंक्रीज कर रहा है तो कैश डेबिट होगा। और सेल मेरे लिए क्या है, कहोगे इनकम है, इनकम भी इंक्रीज कर रहा है। मॉडर्न अप्रोच कहता है क्रेडिट करो, तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट करेंगे, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट कितना है, 24,500 रुपया। वही सेम क्वेश्चन है लेकिन फ़र्क यह है कि ये उधारी सेल है। क्या है, उधारी सेल है। तो सिंपल सी बात है, अरे सर जी सेल तो CR में ही जाएगा, नकदी हो या फिर उधारी हो, सेल मेरा CR में जाएगा तो DR में क्या होगा, क्या होगा विनोद, क्योंकि उधारी है।
लॉजिक से देखा जाए तो कैश तो नहीं आ रहा, तो जिसको बेच रहे हैं हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनोद यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में बताओ विनोद मेरे लिए क्या हुआ, डेटर हुआ, और डेटर को क्या कहते हैं, करंट एसेट, क्योंकि ये आज न कल हमें पैसा लाके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक रिसीव फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक सेम डे रुपीज 14,500 रुपया। हमने माल बेचा था 24,500 का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो पैसा तो दे रहा है लेकिन थोड़ा कम पैसा दे रहा, कोई बात नहीं, हमें रिसिप्ट का एंट्री अपने बुक में लेना है ना जी। जब लेना है तो इसका माने मेरे पास क्या आ रहा, चेक आ रहा। तो हमने ये बताया था कि चेक क्या करता है, ऑर्डर का काम करता है। जहाँ जहाँ चेक का नाम आए वहाँ वहाँ तुम्हारे बैंक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, बैंक का। तो ये बात बताओ, दिमाग में चल रहा था चेक को हम डेबिट करें, तो चेक की जगह पर क्या करोगे, अपने बैंक को डेबिट करोगे, क्योंकि चेक को हम जमा कहाँ करते हैं, बैंक में, और चेक जमा करने से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज करे तो डेबिट, तो इसका माने बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, और देने वाला कौन है, विनोद। जब हमने माल बेचा था उसको डेबिट किया था, जब पैसा आ रहा है तो उसको रिवर्स करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, वही सर जी, बैंक डेबिट हो जाएगा और विनोद क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड गोडाउन रेंट बाय IMPS। हमने गोडाउन का रेंट दिया, किराया दिया। हमने बताया था एक्सपेंस किसी भी नेचर का हो, है तो कंपनी के लिए एक्सपेंस ना, एक्सपेंस का वैल्यू इंक्रीज करे तो डेबिट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोडाउन रेंट बनाओ या फिर नॉर्मल रेंट बनाओ, ये डेबिट हो जाएगा। अब बताओ पैसा कहाँ से कट रहा है, कहोगे बैंक से। IMPS तो एक मार्ग है, एक माध्यम है, ठीक है, हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हो उसे पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट डेबिट, और जहाँ में तुम्हारा अकाउंट है वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 1,500। बैंक से हमें इंटरेस्ट की प्राप्ति हुई, बताओ नुकसान है कि फ़ायदा है, कहोगे सर जी यहाँ पे तो फ़ायदा है। तो फ़ायदा है, लाभ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, कहोगे सर जी पैसा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसका माने एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस बैंक में तुम्हारा खाता है वो डेबिट हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट कहाँ है, एक्सिस बैंक में, और हम यहाँ जो क्रेडिट करेंगे बैंक इंटरेस्ट को, क्योंकि बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परचेज HP लैपटॉप फ्रॉम कल्पतरू 65,000। हमने अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए लैपटॉप खरीद लिया जिसका वैल्यू है 65,000 रुपया। तो ये बताओ ये जो लैपटॉप है मेरे लिए एसेट है कि नहीं। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा, कहोगे इंक्रीज़ कर रहा है। पहले तो हमारे पास एसेट था ही नहीं लैपटॉप के तौर पे, तो इसका माने ये डेबिट होगा। HP लैपटॉप डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, पैसा दिए हो, कहोगे नहीं सर जी पैसा कहाँ दिया है। तो इसका माने जिससे ले रहे हैं हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कंप्यूटर या लैपटॉप यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कल्पतरू क्रेडिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। परचेज A4 पेपर इन कैश 4,000 रुपया। हमने अपने ऑफिस के लिए प्रिंटिंग करने के लिए A4 साइज का पेपर परचेज कर लिया, तो क्या ये मेरे लिए एसेट बन जाएगा? इसका आंसर होगा नहीं, ये स्टेशनरी है सर जी। क्या कहते हैं इसे, हम लोग एक्सपेंस से कहते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या केवल स्टेशनरी भी बनाते तो मेरा काम हो जाता, तो ये डेबिट हो जाएगा। और बदले में क्या गया, पैसा गया। पैसे का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है रिटर्न गुड्स टू अहमद। हमने अहमद नाम के व्यापारी को या पर्सन को माल की वापसी की, तो इसका माने पहले ख़रीदा होगा, जब ख़रीदा था जो एंट्री किया था अब उसको रिवर्स कर दो। हमने जब परचेज किया था क्या एंट्री किया होगा, सोचो दिमाग में, परचेज डेबिट अहमद क्रेडिट। अब उल्टा कर दो, अहमद डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो अहमद डेबिट हो गया और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। और आगे चलो बाबू, अब देखो गुड्स रिटर्न बाय विनोद 4000 रुपया। अब विनोद हमें माल की वापसी कर रहा है, क्यों कर रहा भाई साहब? अरे हमने कभी विनोद को माल बेचा होगा? अच्छा, जब हमने विनोद को माल बेचा था तो क्या एंट्री किया होगा, सोचो दिमाग में। अरे सर जी बहुत ही सिंपल है, विनोद को डेबिट किया था और सेल को क्रेडिट किया था, तो मैंने क्या बोला, जस्ट उसका रिवर्स कर दो। तो सेल से रिटर्न डेबिट और विनोद क्रेडिट। तो ये हमारा बुक में एंट्री बनेगा, सेल्स रिटर्न के नाम से बनाओ या रिटर्न इनवर्ड, आंतरिक वापसी, माल वापस आया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल से रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और जल्दी फटाफट। अब कह रहा है पेड वेजेस इन कैश 4.5,000। हमने मजदूर को 4,500 रुपया दिया, तो बताओ कंपनी के लिए एक्सपेंस है या फिर इनकम है? बोलो क्या लॉजिक है सर, एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है ये, तो एक्सपेंस घट रहा है कि बढ़ रहा? कहोगे बढ़ रहा है तो डेबिट करो ना। और बदले में क्या दिया, लक्ष्मीकांत दुबे जी दिया, तो इसका माने कैश कम हो गया, बढ़े तो डेबिट, घटे एसेट तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजेस हमारे बुक में डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। जल्दी आगे बढ़ो। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अहमद। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी अब एंट्री आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्या कह रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अहमद। अहमद नाम का हमारा कोई सप्लायर था, उसने हमें पैसा छोड़ा, तो नुकसान है कि फ़ायदा है? फ़ायदा है ना। अच्छा किस रूप में फ़ायदा हो रहा है, कहोगे डिस्काउंट के रूप में सर जी फ़ायदा हो रहा है। तो अमेरिकन सिस्टम यानी कि मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, फ़ायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। तो इसका माने डिस्काउंट रिसीव्ड CR में जाएगा, तो DR में क्या जाएगा? तो क्या यहाँ पे पैसा आ रहा है? नहीं, पैसा नहीं आ रहा, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री है। ये बिल में समायोजन होगा, इसलिए जो सप्लायर है हम उसको डेबिट करेंगे। तो इसका माने अहमद मेरे बुक में डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स्ड डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक लिमिटेड। हमारे बैंक में चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, हमारे बैंक बैलेंस में इतना पैसा था, हमने वही पैसा उठा करके FD में ट्रांसफ़र कर दिया। FD मेरे लिए एसेट है कि नहीं? कहोगे हाँ सर जी, फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे लिए एसेट है। तो हम तो सभी जानते हैं एसेट का वैल्यू इंक्रीज तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। तो क्या बढ़ रहा है? कहोगे सर जी FD बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है, क्योंकि पैसा तो हमारे बैंक से निकला ना। तो इसका माने FD ऑन एक्सिस करके हम लेजर बनाएंगे, बनाए ना यहाँ पे, तो ये डेबिट हो गया और बैंक हमारे बुक में क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 800 रुपया। अब हमने भाई साहब FD किया है तो बैंक तो हमें इंटरेस्ट तो देगी ही। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाओ। FD जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या तो कोई आदमी 1 साल के लिए करता है या डेज के हिसाब से भी करता है, 400 दिन 800 दिन। तो ऐसे मान लो 3 साल के लिए हमने FD किया। तब ये बताओ बैंक तो हमें हर साल पैसा देगी उस पर, इस साल भी दिया 800, अगले साल भी 800, अगले साल भी 800, ऐसे समझ जाओ। तो ये बताओ ये जो 800 रुपये देगा मेरे को हर साल, तो क्या ये मेरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा? इसका आंसर है नहीं। तो कब ट्रांसफ़र होगा सर जी? जब मैच्योरिटी पूरेगा।
जब एफडी का मैच्योरिटी पूरेगा आफ्टर 3 इयर्स या आफ्टर 2 इयर्स, तब जा कर के ये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन सर जी क्वेश्चन तो कह रहा है 800 रुपये मिला, तो इसका माने हम समझ गए कि हमारा जो एफडी है पहले जितना था अब उसमें 800 रुपया बढ़ गया। बैंक में नहीं आया, बैंक में जब आएगा तब उसका एंट्री अलग होगा, तो इसका वैल्यू बढ़ गया। तो सर कैसे बढ़ाएंगे, एफडी का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? बहुत ही सिंपल है, हमने बताया था कि बाबू डेबिट एंड क्रेडिट से ही घटता है और बढ़ता है। एफडी को हमने क्या किया था? कहोगे सर जी अभी डेबिट किया था ना, अभी बढ़ाना है तो क्या करोगे? अगेन डेबिट, अपने आप 800 रुपया बढ़ जाएगा। और हम कहें कि एफडी को घटाना है तो क्या करते? एफडी को क्रेडिट में डाल देते, रिवर्स कर देते। तो अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट से ही माइनस एंड प्लस होता है। तो एंट्री यहाँ पे क्या बनेगा? एफडी ऑन एक्सिस बैंक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। सोल्ड गुड्स टू राहुल ऑन क्रेडिट 10,000 रुपया एंड रिसीव्ड ए कैश फ्रॉम हिम 9,500 रुपया एंड सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्वेश्चन का मतलब यही है, अरे भाई साहब 10,000 का माल हमने राहुल को बेचा था, पैसा आना था 10,000, लेकिन आया कितना? 9,500 रुपया। और कह रहा है क्वेश्चन कि उसके अकाउंट को हमने सेटल्ड कर दिया, यानी कि खाता बंद कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप हमें एंट्री को पास करना है। तो यहाँ पे पहला एंट्री क्या होगा? कहोगे अरे सर जी हम राहुल को माल बेच रहे हैं, तो सेल का एंट्री होगा। सेल का एंट्री होगा ना, तो चलो माल बेचो। हमने जब माल बेचा तो राहुल को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया 10,000 से। लेकिन पैसा आ रहा 9,500 रुपया। आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गया कि ठीक है हम 500 रुपया आपको छोड़ रहे हैं। तब ना यहाँ पर अकाउंट्स को हम क्या कर रहे हैं? इसके क्लोज कर रहे हैं। तो इसका माने 500 रुपये कहाँ डालेंगे? डिस्काउंट में। 500 रुपये कहाँ डालेंगे? डिस्काउंट पे डालेंगे। तो इसका ये माने हुआ जितना पैसा आ रहा है उतना तो पकड़ो। कितना पैसा आ रहा? कहोगे सर जी 9,500 रुपया। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इसका माने कैश डेबिट। बोलो हाँ, हुआ 9,500 रुपया। हाँ जी सर। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो कि डिस्काउंट है ये मेरे को नुकसान हो गया है, और एक्सपेंस यानी कि लॉस जब हो तो उसे हमें अपने बुक में डेबिट करना होता है। और देने वाला कौन है? राहुल है। तो राहुल देखो यहाँ क्रेडिट हो गया 10,000 से। अब बताओ, एक जगह 10,000 से डेबिट और एक जगह 10,000 से क्रेडिट, बताओ दोनों बराबर हुआ कि नहीं? तो खाता क्लोज हुआ। इसी को कहते हैं खाते का सेटलमेंट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, कितना? 2,500 रुपया। अब कोई भी प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकालता है, ठीक है? तो ये बताओ, अकाउंट्स का ये तो रूल है, अपने बुक में कोई भी प्रोप्राइटर अपना नाम नहीं लिखता है। तो क्या लिखेगा? कहोगे सर ड्राइंग्स होगा। ड्राइंग्स होगा ना, तो इसका माने ड्राइंग से डेबिट हो जाएगा। और पैसा कहाँ से निकल रहा है? बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स 15,000 रुपया, रिसीव ए चेक फ्रॉम कुमार सेंड टू बैंक सेम डे बट चेक वाज डिसऑनर्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमने माल तो बेचा उधार में, पैसा भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। मतलब कि चेक जो हमने जमा करने के लिए भेजा वो जमा हुआ ही नहीं, चेक वापस हो गया, चेक बाउंस हो गया। कई कारण ऐसा होता है जिससे कि चेक मेरा बाउंस कर जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग एंट्री को तो पहले लें। पहले हमें क्या करना है? अरे सर जी हमने यहाँ पर कुमार एंड सन्स को माल बेचा है, तो माल बेचा है तो ड्यू एंट्री है ना, तो इसका माने सेल का एंट्री होगा, ठीक? कुमार एंड सन को हम लोग यहाँ पर सर जी डेबिट कर देंगे और यहाँ पे सेल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक? अब देखो हमारे पास पैसा आया,
तो रिसिप्ट की एंट्री तो हम लोग जानते ही हैं, चेक के जगह पे बैंक का नाम आता है, रीज़न कि हम चेक को बैंक में जा कर के डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या बना, अरे सर जी बैंक डेबिट, कुमार एंड सन्स क्रेडिट, बताओ यहाँ भी डेबिट हुआ, यहाँ भी क्रेडिट, खाता क्लोज। लेकिन जब हम लोग बैंक का मिलान कर रहे थे तो देखा कि चेक रिटर्न हो गया। तो सर जी हम क्या करेंगे, ये जो रिसिप्ट का एंट्री किया है इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा कैसे करेंगे, अरे बाबू ऐसे कर दो, कुमार एंड सन्स को यहाँ पे डेबिट कर दो, ठीक है, और बैंक को क्रेडिट कर दो। उल्टा कर देना है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज कितना है, 15,000 रुपया, वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हमारा कोई इंश्योरेंस किया हुआ माल था वो जल गया। क्या माल का इंश्योरेंस होता है कि नहीं, कहोगे हाँ सर, आदमी का भी इंश्योरेंस होता है, उसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा जितना इंश्योरेंस होता है उसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। हमने क्लेम भी किया 15,000 रुपये का, लेकिन ये जो कंपनी थी टाटा एआईजी कंपनी, हमें जो चेक दी है या जो पेमेंट की है वो 10,000 रुपये का। तो फाइनली हमें जो नुकसान हो रहा है, कितने हज़ार का नुकसान हो रहा, 5,000 का। तो बाबू तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे जैसे तुमने जो सोचा था कि रातों रात अमीर बनना है, पहले तुमने माल में अपने से आग लगाया, तो पहले आग लगाने का एंट्री करो। परचेस की एंट्री तो हो चुका, परचेस किया तभी तो स्टॉक गोडाउन में आया, तो इसका माने यहाँ पे आग लगने का एंट्री होगा। तो आग लगने से हमें नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, जबकि देखा जाए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि आग तुम अपने से लगाए हो, स्टॉक था कहाँ, सारा स्टॉक तो पहले निकाल लिए। झांसा देने के लिए स्टॉक सब निकाल भी लें, दुकान में आग भी लगा दें, कितनों वो लेके आएगा, डॉग को, कुत्ता को, बिल्ली को सूंघेगा, वो पकड़ ही ना सकेगा। तुम भी तो शातिर हो, माल में आग लगाए कि रातों रात अमीर बनना है, ठीक, अच्छा ठीक, जबकि ऐसा करना नहीं है। हाँ, ऐसा करना नहीं है। शॉर्टकट अगर रास्ता अपनाओगे अमीर बनने का तो फंस जाओगे बाबू। हाँ, तो सर जी यहाँ पे एंट्री बताइए थोड़ा जल्दी से। तो यहाँ पे देखो माल जल गया, तो माल जल गया तो उसे क्या बोलेंगे, लॉस बाय फायर। क्या बोलेंगे, लॉस बाय फायर। तो यहाँ पे लॉस है ना, तो लॉस को क्या करते हैं ऑलवेज, कहोगे डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर दो। तो क्रेडिट क्या होगा, परचेस, लॉस बाय फायर डेबिट, और परचेस क्रेडिट। परचेस क्रेडिट क्यों हुआ, माल जब खरीदते हैं तो परचेस डेबिट होता है, इसका माने स्टॉक बढ़ गया, और यहाँ पे स्टॉक तो जलने से तो कम हो गया ना। अकाउंट्स में हमने क्या बताया था, माइनस एंड प्लस किससे होता है, डेबिट एंड क्रेडिट से। जब स्टॉक इंक्रीज किया था तो परचेस डेबिट हुआ था, अभी स्टॉक कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बात समझ में आया, हाँ जी सर, 15,000 का माल मेरा जल गया, ये एंट्री आ गया। अब तुम क्या करते हो, चिट्ठा बनाए 15,000 रुपये का माल का, टाटा एआईजी को फ़ोन किया, भैया आइए मेरे दुकान में, ऑफिस में, गोडाउन में आग लग गया है। वो आया नेक्स्ट डे और तुमने उसके हाथ में लव लेटर थमा दिया, ये रहा सर जी पूरा लिस्ट, वो भी मिलान किया, अच्छा 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 ठीक है, हम अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसके बाद जैसा होगा आपका अप्रूवल मिलेगा। तो पहले हम क्लेम किया कि नहीं, जब हम क्लेम करते हैं अरे वो लेके जाता है तो इसका ये माने कि 15,000 मेरा आने को है। 15,000 का माल जला था, 15,000 आने को है। अब बताओ हमें को नुकसान है अभी, अरे माल जला 15,000 का, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि ठीक है हम आपको 15,000 रुपये देंगे, पहले मेरे को दीजिए, हम इंक्वायरी करेंगे। तो इसका माने 15,000 रुपया का जो नुकसान हुआ, कोई कह दे कि हम आपको दे देंगे, तो क्या अब हमें कोई नुकसान है इस समय, नहीं। तो इसका माने जब तुमने लॉस बाय फायर को यहाँ पे डेबिट किया, नुकसान दिखाया, अभी हमने जब क्लेम किया तो उसको रिवर्स करो, क्योंकि अभी कोई नुकसान नहीं है। देखो जब क्लेम करते हैं तो टाटा एआईजी को हम क्या करेंगे, डेबिट, लॉस बाय फायर को क्रेडिट, एक जगह डेबिट हुआ एक जगह क्रेडिट हुआ, नो लॉस, क्या, नो लॉस। लेकिन टाटा एआईजी मेरा संपत्ति के रूप में खड़ा हो गया, क्योंकि हम जिसे क्लेम कर रहे हैं वही ना पैसा देगा,
ठीक। लेकिन हर कोई व्यक्ति ये जानता है, कभी भी तुम कोई भी इंश्योरेंस गाड़ी का अपने से एक्सीडेंट करा के देख लो, कितनों न्यू गाड़ी हो, तुम जितना क्लेम करोगे उतना कभी पास नहीं होता है, हमेशा कम। तो सामने वाला टाटा AIG भी कितना पास किया, मात्र 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया आया ना, तो जितना आया उतना तो पकड़ो। तो पैसा कहाँ आया, बैंक में। देखो लिखा हुआ है RTGS, तो इसका माने बैंक में आया। बैंक का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया तो सर जी बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। तो ये एंट्री बनेगा। स्क्रीन पर देखो एक्सिस बैंक यहाँ पे हमारा डेबिट हुआ, तो हाँ सर जी। अब यहाँ पे लॉस बाय फायर देखो 5,000 से क्रेडिट हो डेबिट हो गया। तो नुकसान कितना हुआ, 5,000 रुपये का, ठीक। और देने वाला कौन है, टाटा AIG, तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो एक जगह हमने 15,000 से डेबिट किया और एक जगह 15,000 से क्रेडिट किया, तो इसका माने टाटा AIG का खाता बंद हो गया। तो लॉस कितना हुआ, मात्र 5,000। चार्ज डेप्रिसिएशन 60% पर एनम ऑन कंप्यूटर। 1,40,000 रुपये का हमारे पास कंप्यूटर था जिसे हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। अब कह रहा है कि उस पर 60% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाना है। डिप्रिसिएशन का माने लॉस हो गया, एसेट का वैल्यू 60% कम हो गया। तो क्या करोगे, जिस रूप में लॉस हो रहा है हम उसको डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जब बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट। परचेज कार थ्रू HDB लोन कंपनी कितना है, 6.5 लाख रुपया। हमने अपना पैसा ना दे करके, ये जो है तुम्हारा HDB लोन, ये क्या है, एक फाइनेंस की कंपनी है। ये लोन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। तो हमने फाइनेंस कराया और जा करके फटाफट एक कार को परचेज कर लिया। तो क्या पैसा हमने दिया, तुम कहोगे नहीं सर जी पैसा आप थोड़े दिया है, पैसा दी है HDB लोन। तो ठीक है, तो मेरे पास कार आया कि नहीं, कार आया तो हॉट सीट को जाके गर्म करो, कार आ गया, इसका माने कार का वैल्यू इंक्रीज कर गया। तो कार डेबिट, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, हमारे ऊपर तो कर्जा चढ़ गया ना। और उस कर्जे का क्या स्वरूप है, HDB लोन कंपनी, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका माने सिंपल सा बात, कार डेबिट, लोन कंपनी क्रेडिट। 6.5 लाख, 6.5 लाख। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक समझ में आया। कोई भी कंपनी लोन देती है तो फ्री में लोन देती है जी, कहोगे नहीं सर जी इंटरेस्ट दबा दबा के लेती है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसी के बारे में आएगा। पेड EMI टू HDB लोन एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कोई भी एक महीना मान लो EMI चालू हो गया, क्या कर रहा है वो, कहा कि 20,000 रुपया आपको हर महीने देना होगा। अब उसमें क्या है, इंटरेस्ट है 9,500 रुपया और जो प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हम लोग कहते हैं मूलधन, कितना है 10,500। एक बात बताओ, क्या सूद का पैसा तुम्हारे 6.5 लाख रुपए के लोन से कम होगा? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं ब्याज के तौर पे, ये सूद है। मूलधन कितना दे रहे हो, मात्र 10,500। तो बात यहाँ तक समझ में आई। जब भी EMI होता है उसमें मूलधन प्लस सूद 2 पैसा इंक्लूड रहता है। तो जो सूद हम दिया वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, जो मूलधन वापस करेंगे तो इसका माने हमने जितना लोन लिया है वो पैसा धीरे धीरे कम होगा। जब इतना अगर हम समझ जाते हैं, अब एंट्री को पास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर जी हमने पैसा दिया तो किसको दिया, HDB लोन वाले को, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेबिट कितने से हुआ, 10,500 से। क्यों, HDB लोन कंपनी, क्योंकि केवल मूलधन से ही वो डेबिट होगा, सूद में वो डेबिट नहीं होगा। बाकी सूद हमने दिया तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन है यहाँ पे 9,500, ये मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ये लॉस है, ये घर से मेरे पैसा जा रहा है।
कोई भी कंपनी बिना सूद लिए पैसा नहीं देती है। और बाकी पैसा कहाँ से कटा? कहोगे सर जी हमने ऑटो डेबिट करा के रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट तारीख आता है पैसा कट जाता है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते से पैसा उड़ जाएगा। हर महीने कितना पैसा उड़ेगा जी? 20,000 रुपया। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी पेबल। अब क्या होता है, हमारा कोई स्टाफ है, एम्प्लॉई है, हमें उसे सैलरी देना था लेकिन नहीं दिया। अगर यहीं पे लिखा रहता सैलरी पेड, क्या रहता? सैलरी पेड इन कैश, तो बताओ क्या एंट्री होता? अरे सर जी सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, भुगतान हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेबल, ये मतलब के ड्यू है, हमने पैसा दिया ही नहीं, तो फिर भी सैलरी डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस का बुकिंग तो हमें अकाउंट्स में करना है, वो दिखाना पड़ेगा। भले पैसा तुम 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद दो, लेकिन अकाउंट्स में उसका बुकिंग करना होगा। तो सैलरी डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? सैलरी पेबल। क्या हो जाएगा? सैलरी पेबल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो, या ऑड स्टैंडिंग सैलरी भी हम बना सकते हैं। पेड ऑड स्टैंडिंग सैलरी बाय बैंक, वही 15,000 रुपया। तो इसका क्या माने? अभी हमने ड्यू दिखाया, ड्यू दिखाने के बाद हमने नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ हमने पेमेंट भी कर दिया, तो रिवर्स कर दो ना, रिवर्स कर दो। यहाँ पर ऑड स्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट है, अब तो रहा ही नहीं मेरे पर लायबिलिटी, तो डेबिट कर दो ना, तभी तो घटेगा। तो ऑड स्टैंडिंग सैलरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि पैसा हमारे बैंक अकाउंट से गया है, एसेट का वैल्यू कम हो गया। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऑफ वर्थ ₹50,000 by RTGS against supply of goods and goods were supplied in the next financial year। देखो ये सब एडवांस लेवल का एंट्री है। हमारा जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये सब बात याद रखो। इनकम टैक्स का रूल है कि कोई भी खर्चा जो इस साल का है इसका बुकिंग इसी साल में करना, अगले साल नहीं दिखाना। अभी जैसे हम लोग चले आए 26-27 में, अब मार्च का पेमेंट हम किराए का अगर अभी देंगे तो क्या हम किराए को अभी डेबिट करेंगे? नहीं, ये इसको माना जाएगा डिसअलाउ। इनकम टैक्स बोलेगा हम इसको खर्चे को काट देंगे। क्यों? क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का ये नहीं है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है। हमने जब किसी से एडवांस ले लिया और सप्लाई किया भी नहीं, तो इसका माने क्या वो मेरा इनकम हो गया? कहोगे नहीं, वो हम पर लायबिलिटी है। क्या है वो हम पर लायबिलिटी है। हाँ, अगर सप्लाई कर देते तो मेरे लिए इनकम हो जाता वो, लेकिन ये हम पर लायबिलिटी है, तो इसका माने लायबिलिटी बढ़ गया। एसेट का वैल्यू बढ़े तो डेबिट, तो इसका माने बैंक डेबिट होगा और रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम ABC एंड कंपनी 10,000 रुपया, ठीक है, इन कैश अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइज आफ्टर 1 वीक। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता है हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री को भी पास करते हैं। तो पहले हमने क्या किया? सर जी एडवांस में पैसे को रिसीव किया, एडवांस में पैसे को रिसीव किया, तो पहले पैसा तो पकड़ो बाबू, तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट, और यहाँ पे देने वाला क्रेडिट हो जाएगा। ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसी फाइनेंशियल ईयर में, ईयर तो वही है ना, तो लायबिलिटी रहा का, हमने माल का सप्लाई कर दिया, तो इसका माने जब माल सप्लाई किया तो क्या करेंगे? ABC को डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये सेल का एंट्री हो गया। रेंट पेड फॉर द पीरियड फ्रॉम, क्वेश्चन देखना, मार्च टू मई। अब ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है? मार्च टू मई। तो तुम लोग का कान और दिमाग दोनों खुल गया होगा। अरे तेरी की, मार्च भी है मई भी है, इसका माने इस ईयर का भी है, अगले साल का भी है। क्यों? 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म, दूसरा ईयर अप्रैल से शुरू।
रेंट डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट 15,000 हमने मार्च के डेट में एंट्री तो पास कर लिया, लेकिन ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया क्योंकि बुकिंग करना था मात्र 1 महीने का और 1 महीने का जो रेंट है वो मात्र 5,000 रुपया है। अच्छा सर जी गलत तो हो गया, अब ये सही कैसे होगा? तो रिवर्स कर दो ना। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का क्या तरीका था? हमने बताया था प्रीपेड रेंट हम डेबिट करेंगे और रेंट को क्रेडिट करेंगे 10,000। एक जगह रेंट हुआ 15,000 से डेबिट, एक जगह हुआ रेंट 10,000 से क्रेडिट, तो यहाँ कितना बचा? 5,000। तो रिवर्स करना होगा, घटाना होगा। बीमारी का इलाज कैसे होगा हम समझ गए। तो अब कैसे करते? ये तो गलती न किया, हम गलती न करते वैसा एंट्री। तो अब देखो कैसा एंट्री होगा। अब एंट्री कैसे करोगे और करके मैंने दिया है यहाँ पर। देखो पहले से एंट्री रेंट को कितने से यहाँ पे डेबिट करेंगे? मात्र 5,000 से। मार्च का 5,000 आ गया। 10,000 रुपये देखो कहाँ चला गया? प्रीपेड में, और बाकी कैश और बैंक चला गया 15,000 क्रेडिट। तो जो आदमी जानकार होता है वो कैसे एंट्री पास करेगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? सब कहोगे नीचे वाला। अब आ जाओ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब ये बताओ एसेट का वैल्यू घटा या बढ़ा? कहोगे सर जी बैंक बैलेंस घट गया। जब बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। इसका माने सर जी जहाँ मेरा अकाउंट होगा वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा और वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे उस एक्सपेंस का क्या नाम है जी? कहोगे बैंक चार्जेस। ये एंट्री बनेगा ना, बैंक चार्जेस डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन लो, परचेज 1 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के थ्रू SBI क्रेडिट कार्ड और EMI के थ्रू हमने लिया है। 6,000 रुपये का हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लिया अपने कंप्यूटर के लिए कि डेटा को हम स्टोर कर सके। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रेडिट कार्ड से, और वो भी EMI पे लिया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा हार्ड डिस्क है उसको डेबिट करो, जो एसेट है। तो इसका माने कंप्यूटर में हम उसे डालेंगे। कहाँ डालेंगे? कंप्यूटर या लैपटॉप। हमने डेबिट कर दिया 6,000 रुपये से, एसेट का वैल्यू बढ़ गया और यहाँ पे जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट कार्ड से जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उस क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट करेंगे। तो लायबिलिटी घटा कि बढ़ा? कहोगे बढ़ गया। ठीक। अब ये बताओ हर महीने EMI इसका भी कटेगा, तो कहाँ से कटेगा? मेरे बैंक से कटेगा। और हम ये भी जानते हैं कि जब EMI कटेगा ये भी हमसे सूद लेगा, यानी कि इंटरेस्ट, राइट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा? पेड EMI दे रहे हैं 850 रुपया और जिसमें इंटरेस्ट कितना है? 50 रुपया। यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगा? SBI क्रेडिट कार्ड डेबिट हो जाएगा 800 रुपये से, क्योंकि मूलधन कितना है? 800 रुपया, और हमने उस पर सूद कितना दे दिया? 50 रुपया। तो ये मेरे लिए नुकसान है, इसलिए डेबिट हो गया। और एक्सिस बैंक क्रेडिट हो गया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मनोहर बाय चेक कितना है? 25,000 रुपया। एंड सेंड इट टू बैंक आफ्टर 3 डेज। 3 दिन के बाद हमने बैंक में जाकर के चेक को डिपॉजिट किया, और जो मनोहर है वो कह रहा है कि रिसिप्ट का एंट्री लेकर के स्टेटमेंट अभी हमको दीजिए। हमने आज रिसीव किया है, आज, तो आज के तारीख में रिसिप्ट का एंट्री होगा। तो कैसे होगा? बैंक तो डेबिट हो नहीं सकता, क्योंकि बैंक में चेक जमा कहाँ किया है सर। तो इसका इलाज क्या है? इसका भी इलाज है, एक नया लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैंक के जगह पर एक नया लेजर बना देंगे, रिसिप्ट का एंट्री भी हो जाएगा और विनोद के खाते में भी पैसा भी चला जाएगा और उसका लेजर भी हम निकाल के दे देंगे। ठीक। तो एंट्री क्या होगा? देखो एंट्री होगा, हम एक नया लेजर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा चेक इन हैंड। हम इसको डेबिट करेंगे और मनोहर को क्रेडिट करेंगे। 3 दिन के बाद जब हम चेक को डिपॉजिट करेंगे तब क्या होगा? देखो बैंक अब जाकर डेबिट होगा आफ्टर 3 डेज, जिस तारीख को हम जमा करेंगे। बैंक डेबिट और चेक इन हैंड क्रेडिट। तो एक जगह चेक डेबिट, एक जगह चेक इन हैंड क्रेडिट, दोनों खाता
यानी चेक इन हैंड का खाता ज़ीरो हो गया। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का माने क्या होता है? कोई तुम्हारा कस्टमर था, हमने दे दिया यहाँ पे डेटर्स, वो हेलमेट पहना के भाग गया। एक होता टोपी पहनाना, एक होता हेलमेट पहनाना। हमने सर जी माल तो बेचा था 3,000 रुपये का, लेकिन पैसा वो दे ही नहीं रहा है। कह रहा है कि तुमको जितना दुआ तावीज़ करना है मेरे नाम से, जितना तुमको तावीज़ कब्रिस्तान में गाड़ना है गाड़ो, हम पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बंगाली बाबा के पास भी गए, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तब क्या करेंगे? खाते को बंद करो। विजय माल्या है ये, पैसा लेके भाग गया। नीरव मोदी है, पैसा लेके भाग गया। कुछ भी करते रहो, कंपनी को लॉस है कि प्रॉफिट है जी? कहोगे लॉस है, तो क्या करें? अब नहीं आएगा तो बंद करो खाते को। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं अब नहीं आएगा बाबू कि तू दुआ तावीज़ करो, अब नहीं आएगा, अब रूल है कि बंद करो, तो खाते को बंद करो। तो बैड डेब्ट्स का माने पैसे का डूब जाना, तो पैसा डूब गया। अच्छा, जिसके यहाँ पैसा था हमने उसको डेबिट किया था, क्योंकि हम जब माल बेचते हैं तो बंदे को डेबिट करते हैं और सेल को क्रेडिट करते हैं। तो बंदे को अब क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? राइट ऑफ। क्या बोलते हैं अकाउंट्स में? राइट ऑफ। समझ गए? राइट ऑफ डेबिट। और जो डेटर होगा यानी कि विजय माल्या, नीरव मोदी या जो भी हो, जो पैसा लेके भाग गया,